नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि दिल्ली की सत्ता को तय करने के लिए भी हमेशा से महत्वपूर्ण रोल निभाती रही है। इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की होनी है और नरेंद्र मोदी की 2 बार की ताजपोशी, चाहे 2014 की हो या 2019 की हो, दोनों बार उत्तर प्रदेश से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी प्लस को यानी बीजेपी अलायंस को 73 सीटें दी। वही 2019 में 80 सीटों में से 64 सीटें बीजेपी को मिली, बीजेपी अलायंस को। यानी सीटें कम होने के बावजूद भी 80% सफलता, जबकि 2014 में 90% से ज्यादा सफलता। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा आरएलडी इन तीनों का अलायंस था, लेकिन ये अलायंस जमीन पर ढंग से कैपिटलाइज नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितने नुकसान की संभावना जताई जा रही थी। अब एक बार फिर एक महागठबंधन की कवायद उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के अंदर शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे का एक बयान आया है कि बहुजन समाज पार्टी से बात हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा नेता रामगोपाल यादव ने इस बात पर ऐतराज भी जताया था कि आखिर बातें क्यों हो रही है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाल ही में कहा कि यदि बहुजन समाज पार्टी आती है तो चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा, यानी चुनाव में तो साथ रहेगी, चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा। और दरअसल उनका इशारा 2019 की उन परिस्थितियों पर था जब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के अघोषित संयोजक के रूप में ही सही नीतीश कुमार का नाम चल रहा है। नीतीश कुमार को संभावित प्रधानमंत्री का दावेदार भी बताया जा रहा है और फूलपुर से उनके चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ठीक इसी परिस्थिति में बुआ बबुआ अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन इंडिया अलायंस के बैनर तले होता है और उसमें आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी बड़ी भूमिका निभाती है। और इन सब के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। तो उत्तर प्रदेश में क्या अमित शाह का प्लान फेल हो जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी का तिलिस्म टूट जाएगा? या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का तिलिस्म बरकरार रहेगा? इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की सियासत को काफी करीब से देख रहे लंबा अनुभव रखने वाले पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल पी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि पिछली बार वोट परसेंटेज तो ठीक ठाक थे सपा बसपा अलायंस में, लेकिन कोई फेविकोल का जोड़ नहीं था। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, अविनाश पांडे का बयान और समाजवादी पार्टी से शुरुआती रिजर्वेशन के बावजूद जो कहा जा रहा है कि अंततः पार्टी मान जाएगी, क्या लग रहा है कि ये अलायंस उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूरब तक खतौली और घोसी उपचुनाव के आईने में कोई यदि उसके नतीजों को यदि हम परिप्रेक्ष्य में रखते हुए बात करें तो इस अलायंस का भविष्य आप कैसा देखते हैं? देखिए, अलायंस न होने का तो भविष्य साफ है। अलायंस अगर नहीं होता तो बीजेपी के लिए वॉकओवर है। लेकिन अलायंस होता है तो उसमें अब देखना होगा कि वो क्या-क्या कर पाएगा। निश्चित तौर पर वो बेहतर स्थिति में होगा। अलायंस होने से तो बेहतर होगा ही होगा। पिछली बार जो अलायंस हुआ था, वो भी उसके पिछली बार से बेहतर था। बहुत बेहतर नहीं हो पाया इसलिए कि नीचे उनकी बातों में संदेश नहीं गया। सीटों के चुनाव को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा और वो अफ़रा-तफ़री उसमें थी। अफ़रा-तफ़री अब भी है, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है और पहले से काम न करने पर क्या होता है कि इन सब पार्टियों के पास उस तरह का संगठन नहीं है जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में बीजेपी को मिल जाता है और बीजेपी की अपनी भी सांगठनिक क्षमता बहुत विकसित हुई है इस पूरे दौरान और उन्होंने अपने को तकनीक और नए जो तौर तरीके हैं चुनाव लड़ने के, उसमें वो बहुत आगे हैं लोगों से। मीडिया पर उनका कब्जा ही है, सोशल मीडिया में उनके पास सबसे ज़्यादा पैदल सैनिक हैं, तो इस वजह से उनकी ये मारक क्षमता बहुत है। लेकिन ये जो बात आप बता रहे हैं, अगर ये फलीभूत होती है, अगर एक ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार भी आते हैं और वो एक फैक्टर हैं। अगर वो आते हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं और ये जो जयंत चौधरी हैं, अगर कांग्रेस इनको एक साथ जेल कर पाती है और ये सब मिलके चुनाव में आमने-सामने होंगे,
तो निश्चित तौर पर एक बहुत कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में भी पेश आ जाएगा 24 के चुनाव में। ये तो बिल्कुल समझा-बूझा जा सकता है। जी। एक परिस्थिति उत्तर प्रदेश के बारे में ये कही जा रही है सर कि उत्तर प्रदेश में चुनावी अरिथमेटिक तो काफी बड़ा दिखता है कि एक बहुत बड़ा पोल अरिथमेटिक इंडिया अलायंस के फेवर में होगा जब नीतीश कुमार, सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी ये सब साथ में होंगे। लेकिन ये अरिथमेटिक केमिस्ट्री में नहीं बदल पाती है जो असली चुनावी जीत के लिए अरिथमेटिक का केमिस्ट्री में बदलना, वोटर्स के बीच आपसी सामंजस्य का बन जाना। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री की बात आप करें तो ब्राह्मण दलित इक्वेशन 2007 में बना। ठाकुर यादव इक्वेशन को समाजवादी पार्टी और जनता परिवार की पार्टियों ने लंबे समय तक भुनाया है। इस प्रकार की केमिस्ट्री दलित और ओबीसी के बीच, खासकर यादवों के बीच, यादवों और दूसरे ओबीसी के बीच नीतीश कुमार का चेहरा लाने की बात हो रही है। ये उस तरह से नहीं बन पाती जिस तरह से 1993 के चुनाव में सपा बसपा में बन गई थी, लेकिन 2019 में नहीं बनी। क्या आपको लगता है पिछले देखिए चुनाव का सबक इस बार कुछ 93 करेगा? के 93 के चुनाव के समय 2 बड़े शीर्ष नेता फील्ड में थे। हम्म, नेताजी मुलायम सिंह जी यादव और काशीराम जी। हम्म, ये दोनों अपने-अपने समाजों के इन लोगों ने ही अपने समाज को एक्चुअली खड़ा किया था। खुद इनका सब जी, एक-एक विधानसभा में और व्यक्तिगत तौर पर बहुत लोगों से बहुत समझ-बूझ भरा रिश्ता हम्म, था। दूसरी बात जब इन्होंने आपस में रिश्ता किया था तो वो उस रिश्ते में गर्मी बहुत थी। उसको समय भी हम्म, मिला और गर्मी भी बहुत थी और वो उस समय दलितों में राजनीतिक चेतना को बहुत अच्छे ढंग से काशीराम जी नर्स करके क्रिएट हुए थे और उन्होंने हम्म, दलितों के अलावा ईबीसी के जो बहुत सारे सेक्शंस हैं, राजभर हुए ये सब, सब उन्हीं के निकाले हुए लोग हैं। आज जो हम्म, ये निषाद पार्टी है या राजभर है, ये सब उन्हीं के साथ थे उस ज़माने में। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग इन सेक्शंस में कर रखी थी और वो जब जेल हुई आपस में तो उसने फिर नतीजा ऐसा दिया कि राजनीति की सारी जो तर्कशीलता है वो पराजित हो गई थी। हम्म, नीतीश कुमार आके इसमें कुछ काम कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार आके जी, इस काम को उत्तर प्रदेश में कराएँ, आपस में सबको बैठाएँ, नीचे तक ले जाएँ और एक इश्यू बनाएँ। इश्यू बनाना पड़ेगा। हम्म। तब नीचे जेल इशू तब जैसे होता है कि जब आप कह रहे हैं जाति जनगणना, आरक्षण इन सब का यस इशू आप कह रहे हैं, सोशल जाति जस्टिस। जनगणना और आरक्षण वही वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के हम्म, इश्यूज़ हैं और जाति जनगणना इस हम्म, समय एक सवाल है। उसको अभी उत्तर प्रदेश में हवा नहीं मिली है, खाद-पानी नहीं मिला है। अगर अगले 2 हम्म, महीनों में को डेढ़ महीने में उसको खाद-पानी हवा मिलती है, तो उसमें पौधा पनप सकता है। अब ये हम्म, है कि ये लेट चूँकि होता चला जा रहा है इसलिए चीज़ों पे बहुत भरोसा नहीं हो पाता। लेकिन ना जी, कुछ होने से तो कुछ होना हमेशा ही बेहतर होगा। जी। एक सवाल इसमें और उपजता है सर कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह गोविंदाचार के अगले संस्करण के तौर पर खासकर सोशल इंजीनियरिंग के मामले में माने जाते हैं। कई लोग उन्हें चाणक्य कहकर भी संबोधित करते हैं। हालांकि इस तरह की उपमा में मैं व्यक्तिगत तौर पर यकीन नहीं रखता किसी के लिए, लेकिन जिस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह ने 2013 में यूपी का प्रभारी बनने के बाद, यूपी बीजेपी का इंचार्ज बनने के बाद उस वक्त से अब तक निभाई है, चाहे पिछड़ों को इकट्ठा करना हो तो नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाओ, नरेंद्र मोदी ऊपर आ गए, चाहे समाजवादी पार्टी के सोशलिस्ट ब्लॉक को तोड़ना हो जिसको ठाकुर यादव युति कहते थे एक जमाने में, उसको तोड़ना हो तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कोर वोट बैंक है ब्राह्मण बनिया वोट जिसको कहते हैं, उस वोट बैंक को साध के रखना है तो हिंदुत्व के नारे पर मजबूती के साथ टिके रहो और लाभार्थी चेतना के सहारे दबे कुचले वर्गों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करो। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों को साथ रखने की कोशिश करो। तो इस सोशल इंजीनियरिंग को ये कैसे मात दे पाएगा महागठबंधन, आपको लगता है? नहीं, ये तो सही है कि जो बातें आपने अमित शाह जी के कौशल के बारे में बताई और उनका पुराना अतीत भी है 2-2 चुनाव में सफलता का। हम्म, और ये भी सही है कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं। बताया हम्म, जाता है कि वो खासे डायबिटिक हैं और लेकिन इंसुलिन लेकर भी वो लगातार काम करते हुए मिलते हैं। हम्म, और हम उन्हें अनुपस्थित नहीं पाते किसी भी इवेंट में, किसी भी चीज़ पर रिएक्शन ना करते हुए या हम्म, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उनकी योगी जी से उस तरह से नहीं पटती। लेकिन हम्म, इसके बावजूद वो ढेर सारे दूसरे जो अवयव हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में,
जिनकी योगी जी से भले न पटे, लेकिन जो एक सामाजिक समीकरण को एड्रेस करते हैं, उनको वो अपने साथ जोड़े रहते हैं। और यहाँ के जो भी लोग हैं, जो बीजेपी में आना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो योगी जी के पास न जाके अमित शाह के यहाँ जाते हैं। वो अमित शाह उत्तर प्रदेश के नागरिक भी नहीं हैं, यहाँ उन्होंने पिछले 8-10 सालों में ही काम किया है। लेकिन उन्होंने इस मामले में बड़ी तगड़ी पैठ बना ली है और उनके पास आज जैसा मैंने कहा कि वो लोग आधुनिक तौर तरीकों का और नॉलेज का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं। सरकार में होने के नाते उनको सुविधा भी है, लेकिन ऐसी सुविधा बहुत बार बहुतों के पास रही जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। उस लिहाज से है, लेकिन अब बात आती है सामने। अगर सामने जो लोग हैं, वो लोग भी उन्हीं तौर तरीकों का और जी। सामाजिक समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 सामाजिक समूह जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के हैं, कुर्मी समाज से और यादव समाज से, अगर ये एक साथ आते हैं इन नेताओं के चलते या इनका बहुमत भी आता है, या ये मानते हैं कि चलिए यादव में बहुमत आता है और कुर्मी समाज में आधा हिस्सा भी आता है, 40% भी आता है, तो चीज़ों में बदलाव आएगा। जाट समाज में गुस्सा है और उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं जयंत चौधरी। वो सब चीज़ें लेकिन उसकी एक सीमा है, वो बहुत थोड़े से इलाके में अपना प्रभाव रखता है। लेकिन ये 2 जातियाँ जो हैं पूरे प्रदेश भर में फैली हुई हैं। तो अगर ये दोनों फ़ॉर्मिडेबल और ये सामाजिक तौर पे आर्थिक रूप से भी दूसरों से सबल है, तो ऐसे लोगों का सामाजिक प्रभाव होता है। ये जो सवर्ण जातियों का सामाजिक प्रभाव है, उसको एक हद तक चुनौती दे सकती हैं। अगर यादव और कुर्मी कॉम्बिनेशन यहाँ मुकाबले में आता है, तो वो एक मुकाबला दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और उसके साथ ये है कि अगर मायावती जी आ जाती हैं, तो फिर सोने में सुहागा होगा। अब उसको ये है कि नीचे चूँकि बहुत सारे अंतर्विरोध, सामाजिक अंतर्विरोध होते हैं। ज़मीन पर कब्ज़े का सवाल है, मज़दूरी का सवाल है, इसको लेके पिछड़ी जातियों और दलित जातियों में भी आपसी अंतर्विरोध जगह-जगह लोकल लेवल पर होते हैं। और इन सब में जो सब सेक्शंस हैं, उनको एड्रेस करने में अमित शाह बहुत प्रवीण हैं। कोरी जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाकर एक पूरी बेल्ट है हमारे यहाँ कोरी समाज की, उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने में बीजेपी सफल रही थी। वाल्मीकि जाति में उनका असर है। पासियों में उन्होंने काफ़ी काम किया है, उसके नेताओं को अपने साथ जोड़ रखा है। तो दलितों में भी मायावती जी के पास जाटव हैं, लेकिन जो बाकी सेक्शंस हैं, वो अब मायावती जी के पास नहीं बचे हैं। वो जा चुके हैं बीजेपी के पास। तो बीजेपी ने भी अपना ये सामाजिक समीकरण का ताना-बाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रखा है और इसलिए ये बड़ी रोचक मुकाबला होगा जिसे कहते हैं। तब ये देखने लायक होगा कि इनमें से कौन बेहतर साबित होता है, अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को साथ रखते हुए, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को, नई सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को जोड़ने में कौन सफल रहता है और कौन राजनैतिक जो तुर्की-बतुर्की होती है, रोज़ की घटनाएँ होती हैं, उनमें कमेंट्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएँ घट जाती हैं, उन पर सही स्टैंड लेने की बात होती है, संगठन को मोबिलाइज़ करने की बात होती है, अच्छे टिकट बाँटने की बात होती है, साधन वगैरह प्रोवाइड करने की बात होती है। ये सब चीज़ें मिल-जुल के कंपोज़िट जो स्ट्रक्चर है चुनाव लड़ने का, वो नतीजे में बदलती हैं। तो ये सब चीज़ें देखने का मौका मिलेगा अगर ऐसा होता है जैसा आप कह रहे हैं, अनुमान एक लगा रहे हैं। सवाल इसमें उठता है सर कि दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही है। अखिलेश यादव भी कुछ बोल रहे हैं, बसपा की तरफ से भी लगातार मायावती के ट्वीट भी आए और एक बयान भी आया था कि पता नहीं कब किससे मदद लेनी पड़ जाए कि बयान देने के पहले बयान देने वालों को सोचना चाहिए। और उसी दिन ये पहला हिंट मिला था, कब किससे मदद लेनी पड़ जाए मतलब मायावती इस गठबंधन में आने की इच्छुक है। सवाल ये है कि एक तरफ मायावती अपनी पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन को आगे कर रही है, आकाश आनंद को एक तरह से यूपी उत्तराखंड छोड़कर पूरे देश में बसपा की कमान दी जा चुकी है। सीटों के कंपेंसेशन पर बात हो रही कि यूपी में मायावती को, चूंकि कई दल हैं, मायावती को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी पिछली बार अखिलेश ने दी थी। अखिलेश यादव ने जो सीटें दी थी उसको कंपेंसेट करने के लिए बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हरियाणा में एक एक सीट दी जा सकती है। 5-6 राज्यों में एक एक सीट देकर कंपेंसेट किया जा सकता है और बड़ा गठबंधन बनता है तो स्वाभाविक है सीटों की संख्या सबकी घटती है। मुद्दा दरअसल ये है कि राम गोपाल यादव को दिक्कत क्या है बहुजन समाज पार्टी से। इंडिया अलायंस की बैठक से भी खबरें आई थी कि राम गोपाल यादव ने सीधे सीधे कांग्रेस के लोगों से पूछा था कि बसपा से बातचीत क्यों हो रही है और बसपा को राम गोपाल यादव से दिक्कत क्या है, क्योंकि एक खबर सर हवा में तैर रही है
कि यादव सिंह का जो मामला था, उसमें कथित तौर पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के भी कहीं न कहीं फँसने की संभावना है, यदि ईडी ने उस मामले को टेक अप कर लिया तो। और इस वजह से पर्दे के पीछे से रामगोपाल यादव के कथित तौर पर मैनेज होने की बातें आती है, सत्ता पक्ष के द्वारा। कितनी सच्चाई है और बीएसपी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन के पीछे का की पूरी कहानी क्या है? देखिए, ये तो सही है कि ये जो बहुत सारे हमारे देश में विपक्षी पार्टियाँ हैं, हुँ, सभी पार्टियों में एजेंसियों के ज़रिए भी बीजेपी ने सेंध लगा रखी है, ये सही हुँ, है। अब एग्ज़ैक्टली जो आप नाम ले रहे हैं, उनमें कई बार कहा जाता है मायावती जी के बारे में भी कि उनके भतीजे को जिनको अभी उन्होंने इंचार्ज बनाया है, एक बार 26 घंटे की उनसे पूछताछ हुई थी। हुँ, उसके बाद से उन्होंने सतीश मिश्रा जी के ज़रिए मैनेज किया चीज़ों को और कहा कि भई हम आपके आमने-सामने नहीं हैं और उन्होंने अपने को एक तरह से पूर्ण विराम उत्तर प्रदेश में दे लिया था, शांत, हुँ, चुपचाप या बहुत से लोग उनको बीजेपी की ओर से चलने वाली राजनीतिक जी, दल बताते रहे हैं। तो ये आरोप दोनों तरफ है और इन आरोपों में दम हो सकता है, ऐसा नहीं हुँ, कि ये आरोप खाली हैं। लेकिन जब एक राजनैतिक धारा बनती है, जैसी बनने की बात आप कर रहे हैं, तो फिर ये सब मुद्दे फिर ये सब चीज़ें हल्की होना शुरू होती हैं और धीरे-धीरे क्षीण भी हो जाती नहीं हैं। इसमें अब एक चीज़ और है सर, कि चुनाव जब क्या करीब आ मायावती जाएगा जी, चुनाव जैसे एक चीज़ करीब इसमें आ है जाएगा, तो एजेंसियों से डर भी कम हो जाता है, चुनाव जब करीब आ जाता है। जी, जी। एक चीज़ इसमें सवाल ये उठता है, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी बिल्कुल चुनाव के मौके पे मायावती को जेल में डालने की हिमाकत नहीं कर सकती है। ईडी इस हद तक चुनाव में नहीं जाएगी, अन्यथा रिएक्शन हो सकता है बहुत बड़ा दलितों के बीच। नहीं, इस मायावती समय बड़ा चेहरा है। अभी उन पर कोई जाँच नहीं चल रही, एकाएक ऐसा कुछ करेगी तो बिल्कुल रिएक्शन होगा। अभी तो इसी बात पर बात हो रही है, केजरीवाल की बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री की बात है, हुँ, तेजस्वी यादव की बात है, जिनको बार-बार नोटिस दिए हैं ईडी ने, तो अभी तो हुँ, पहले खतरा उन लोगों पर है। अभी मायावती जी की तो कोई जाँच इस समय प्रोलॉन्ग नहीं कर रही है, जिसमें उनको नोटिस-वोटिस पहले हुँ, दिए गए हों, बुलाया गया हो। एकाएक केस ऐसे क्रिएट करने में फिर इतना आसान भी नहीं होगा और ऐसा कुछ जी, करना बूमरैंग ही करेगा। ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ वो करेंगे और उन्होंने बुलाया जी, भी था तो उनके भतीजे को बुलाया था, बुलाएँगे तो उनके भतीजे को बुलाएँगे। पहले हुँ, बात वहाँ तक जाएगी अगर इस तरह की कोई छेड़खानी हुई भी तो। अभी हुँ, मायावती जी पर तो सीधे कोई बात बनती नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ पेंडिंग तो ख़ैर हमेशा रहती है राजनीति में और हुँ, कानून में हमेशा इस तरह के रास्ते रहते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नज़र में नहीं है। नज़र में जिन लोगों के हुँ, खिलाफ है वो हैं केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन और तेजस्वी यादव। इन लोगों के मामले में चूँकि उनको नोटिस बार-बार दिए गए हैं, पूछताछ वग़ैरह एक आध बार हुई है या पेंडिंग है, उसमें कुछ कार्रवाई हो तो समझ में आता है। मायावती जी के मामले में एकाएक ऐसे कोई संभावना नहीं दिखती। जी। उत्तर प्रदेश में एक और चीज़ कही जा रही है, थोड़ा इस गठबंधन से अलग हट के बात करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है। केयर टेकर चीफ सेक्रेटरी के साथ, चीफ सेक्रेटरी केयर टेकर नहीं है लेकिन लगातार उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। हम लोगों ने सुना था कि पंजाब में केपीएस गिल को 8 बार या 7 बार एक्सटेंशन मिला था। तो केपीएस गिल की एक भूमिका थी बतौर डीजीपी पंजाब को शांत करने में। उत्तर प्रदेश में दुर्गा शंकर मिश्रा की ऐसी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। इतने काबिल अधिकारी को बार बार सेवा विस्तार देना, बाद के काडर के आईएएस अधिकारियों के मन में रोष पैदा करना कि वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पा रहे और मुख्यमंत्री के साथ कथित रार की खबरें आना कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ सहज नहीं है। डीजीपी भी कार्यवाहक बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, एडहॉक बेसिस पे। ये दिल्ली लखनऊ का मामला क्या आपको लगता है ये वही तो नहीं है कि पूरे मन से 2009 में नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में मेहनत नहीं की थी लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? 11 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी। उत्तर नहीं, प्रदेश में भी ये हालात तो नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में ये हालात इस एग्ज़ैक्टली इस तरह से भले ना हों लेकिन हैं। ये सही है हम्म, कि यहाँ गवर्नर हाउस और सीएम हाउस में बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन बहुत हम्म, कड़वे भी नहीं हैं, चीज़ें पर्दे में हैं। ये सही हम्म, है कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य-अन्य बहुत सारे अफ़सरों की नियुक्ति में केंद्र का हस्तक्षेप है। हम्म, चीफ सेक्रेटरी के मामले में है ही है। और लेकिन इसके बावजूद ये भी है कि योगी भी बहुत असर्टिव है, अपने स्तर पर। हम्म, और जहाँ जितना उनके कब्ज़े में जो चीज़ है, उसमें उनका असर्शन साफ दिखता है। जैसे फंड्स के एलोकेशन वो मैक्सिमम खर्चा
अयोध्या और गोरखपुर में ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी फंड्स हैं, उत्तर प्रदेश के पास जी बहुत फंड्स नहीं है, राज्य की आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जो संभव हो सक रहा है वो सारा खर्चा वहीं हो रहा है। तो बाकी पूरा जी प्रदेश सूना पड़ा हुआ है। इसको लेके तनाव भी है और लेकिन हम्म, अब इसको राजनैतिक रूप से इनकैश करने का काम जिनको करना चाहिए वो लोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये हम्म। चीज़ छुपी-ढकी है। लेकिन ये तनाव है, इसमें कोई शक नहीं और कई ग्रुप्स हैं, ये भी इसमें भी कोई शक नहीं। बहुत विश्वस्त नहीं, ये सवाल इसलिए मैंने पूछा, शीतल सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि उत्तर प्रदेश एक बार भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तनाव का साक्षी रह चुका है। जी, और जी। उस तनाव में भाजपा 60 से 29 पर आ गई थी। जी, जी। और उसका उसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश और अनडिवाइडेड बिहार ने नहीं संभाला होता 42 और 36 सीट देके, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बनती। जी, जी, जी। आज नहीं की तारीख में बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर नहीं है। और उत्तर प्रदेश ने यदि झटका दे दिया, ये तनाव अंदर खाने चरम पर रहा, जैसा आप बता रहे हैं कि तनाव है, तो क्या आपको लगता है नहीं योगी लेकिन वो आदित्यनाथ की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा देखिए का वो रास्ता खुलेगा या उनकी भी नहीं, कुर्सी नहीं। जाएगी? नहीं, नहीं, वो जब ये आम चुनाव होता है बड़ा वाला तो उसमें ये सब चीज़ें बिल्कुल गौण हो जाती हैं। वो चुनाव हम्म, मोदी बनाम हो जाता है और वो पूरा का हम्म, पूरा चूँकि चुनाव नियंत्रित होता है केंद्रीय स्तर पर। हम्म, उसमें नीचे के लोगों की भूमिका, राज्यों के सत्रपों की भूमिका सिर्फ़ इतनी होती है कि जो पार्टी उन्हें जहाँ सभा के लिए भेजती है, उनको वहाँ जाना होता है, वो वहाँ सभा करते हैं। उससे हम्म, अतिरिक्त कोई अपनी सरगोशियों में अपने बहुत ख़ास लोगों में कुछ इधर-उधर की बात भले कर ले, वरना अभी आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा, 2 बड़े सत्रप ज़मीन पे फेंक दिए और कुछ भी नहीं हुआ। वही हम्म, स्थिति है। वो मोदी जी के चुनाव में वो सब चीज़ें तो नहीं होंगी, ये तो समझ लीजिए। हम्म, कि अगर बिकरिंग्स हैं भी, तो वो मोदी जी से कोई बिकरिंग करने की सामर्थ्य बीजेपी में रख के रह नहीं सकता। इसलिए जी, उनका चुनाव कोई खराब कराने की कोशिश करता हुआ नहीं मिलेगा। वो एक अलग हम्म, चुनाव है और उसमें आपको सब काम करते हुए मिलेंगे जहाँ काम पे जिसको लगाया जाएगा। हम्म, अंदरूनी इन लोगों में आपस में है और वो राज्य के स्तर पर है और वो रहेगा। कुछ मामलों में केंद्र बनाम राज्य भी है, लेकिन उसको हम्म, आदमी सोचता है कि वो अमित शाह तक खत्म है। मोदी जी तक जब जी, बात जाती है तो वहाँ पे सब चीज़ एक है। तो वो स्थिति नहीं होगी, उसे एक आप यूनिफाइड कमांड ही मानिए, जो मुकाबला होगा उसमें कोई इस तरह का लोच नहीं बीजेपी की ओर से हमें आपको देखने को मिलेगा। अंदर जी। की ये जो बातें हैं, ये राज्य के संचालन को लेकर हैं और रहेंगी। आखिरी सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी 40 के आसपास इंडिया गठबंधन लाने में कामयाब हो गया बीजेपी को, कि वो 40 42 या 38 इस तरह से बीजेपी सिमटी, जितना बड़ा एक लार्जर कोalition देखने को मिल रहा है कि वो आकार लेता दिख रहा है, तो उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की राह कितनी मुश्किल या कितनी आसान होगी? नहीं, नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं इसके बाद तो कोई राह बचती ही नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। 40 जी। अगर बीजेपी नहीं 40 पे रुक जाएगी तो दिल्ली में सरकार उसकी नहीं बनेगी, उसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन हम्म, ऐसा इतना सरल नहीं है। हम्म, एक-एक सीट पे लड़ाई होगी। अभी तो ये जो गठबंधन बन रहा है, ये अगर पिछली बार इसको 15 सीटें मिली थी, इस बार अगर 20 भी ले आता है, तो मैं इसको इसकी विजय मानूँगा। लेकिन जी, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि अब एकाएक ये जादू कर लेगा और मान लीजिए 20-22 सीट ले आता है, तो ये बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस इसकी होगी, मैं ये कहूँगा और हम्म, बीजेपी के कोटे में अगर वो 5-7 सीटें कम करता है उत्तर प्रदेश से जो 19 में उनके पास थी, तो वो उनके लिए दिल्ली में जो चुनौती बढ़ रही है, उसमें एक बड़ा योगदान करेगा। जी। 17 एक छोटा सा सवाल है, चलते चलते हम ले लेते हैं। 17 सुरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और जी। सुरक्षित सीटों के मामले में हिंदी भाषी भारत में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ जगह है, जहां भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का कार्ड बहुत आसानी से चलता है। सुरक्षित सीटों पर उन तमाम तबकों को वो हिंदू, चुनावी हिंदू बना लेते हैं जिन तबकों के अंदर राजनीतिक आकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, आपसी लड़ाई होती है, चुनाव को लेकर वर्चस्व की लड़ाई होती है। क्या लगता है वो इस बार भी कायम रहेगा यूपी में? देखिए, वो जहाँ भी इस मामले में संगठन की बड़ी भूमिका होती है। जी। वेस्ट बंगाल में ऐसा होता था जब लेफ्ट फ्रंट का रूल था 32-33 साल तो वो सारी सुरक्षित सीटें जीतते थे। हम्म, लगभग सारी, 1 आध 2% 3% ही उसमें से बचती थी। उसकी वजह होता है हम्म, संगठन। इन सीटों पर चूँकि संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। संगठन, जी, चुनाव संचालन, धन, ये सब चीज़ें जहाँ ढंग से संचालित होती हैं, उनको सुविधा रहती है दूसरों की तुलना में। और जो ये जी, पार्टियाँ हैं जिनका आपने बाकी जो इंडिया के गठबंधन में है,
इनमें ये रहता है कि जहाँ-जहाँ जो टिकट लेके आते हैं, उनके हम्म, अपने प्रभाव का भी बहुत मतलब होता है। जी। उस लेवल पर ही उनको केंद्रीय नेताओं की सभाएँ वगैरह मिलने का रह जाता है। तो उतनी सांगठनिक एकता न होने की वजह से इंडिया गठबंधन उन सीटों पर उतना प्रभावशाली रहेगा, इसमें संदेह रहेगा हमेशा, और ये ज़्यादा सुविधाजनक सीटें रहेंगी ही नहीं, ये भाजपा सवाल की। मैंने इसलिए पूछा सर कि उत्तर प्रदेश में दोनों बार से देखा जा रहा है, सारी सुरक्षित सीटें बीजेपी के पास है लगभग। बिल्कुल, देखिए वो यानी जो संगठन घाटा उन्हें लग रहा है वो सामान्य सीटों पर लग रहा है, बिल्कुल जहां सही आपने इक्वेशनल कहा। पॉलिटिक्स का स्कोप है। जहाँ भी जिसके पास संगठन अच्छा है, जी, अगर ढंग से है, तो वो सबसे पहले इन सुरक्षित सीटों पर उसका नतीजा नज़र आता है। ये तो जी। होता ही है। हाँ, क्योंकि भाजपा की सांगठनिक स्थिति तो दूसरों से बहुत बेहतर है ना। हम्म, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में चुनावी रथ फंस सकता है। अमित शाह की पूरी प्लानिंग वहां पर फंसती हुई दिखाई दे सकती है। यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में बुआ बबुआ अलायंस के साथ नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और राहुल गांधी का फैक्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर एक साथ जुड़ता हुआ दिखा और ये अलायंस केमिस्ट्री के रूप में बदलता हुआ दिखा, तो अमित शाह की प्लानिंग भी फेल होगी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ग्लैमर भी फेल होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अरिथमेटिक केमिस्ट्री की शक्ल में सामने आएगी? ये देखने वाली बात होगी। हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है और बयानबाजियां कब रुकती है। और अर्थमेटिक को केमिस्ट्री में बदलने के लिए बयानबाजियों का रुकना सबसे पहले जरूरी होता है। तो वो कब तक रुकती है, किस तरह से रुकती है, इसका इंतजार हम करते हैं। फिलहाल आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए शीतल पी सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।